नमस्कार दोस्तों। खबरें जो होती हैं वो कई दफ़ा तस्वीरों के ज़रिए चलती हैं, या यूँ भी आप कह सकते हैं कि तस्वीरें जो होती हैं अपने आप में खबर होती हैं। आज तस्वीरों के ज़रिए ही खबर के रास्ते पर मैं आपको लेकर चलता हूँ। मेरे पीछे लालू प्रसाद यादव और पप्पू यादव, ये दो नेता हैं, बिहार के हैं। लालू प्रसाद यादव ने पप्पू यादव को लंगड़ी मारी, या यूँ कहिए कि फंसाया, और उसके बाद से पप्पू यादव इस जुगाड़ में थे कि मेरे साथ जो हुआ है उसका बदला कैसे ले सकें। पूर्णिया से उन्हें पर्चा भरा। अब बीमा भारती को लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी का उम्मीदवार पूर्णिया से बनाया। कांग्रेस को सीट दी नहीं, कांग्रेस में विलय हो गया था पप्पू यादव की पार्टी का। पप्पू यादव के लिए ज़मीन मिली नहीं और पूर्णिया से उनको लड़ना था। दुनिया छोड़ देंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, तो पूर्णिया से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खड़ा हो गए। यहाँ से लकड़ी फंस गई। लालू जी को ये लग रहा था कि भाई ये आदमी अब तो लड़ेगा नहीं, सीट तो मैंने ले ली, उम्मीदवार मैंने अपना खड़ा कर दिया, गठबंधन है और कांग्रेस के पास वो सीट नहीं है। पप्पू यादव निर्दलीय उतर गए ये कहते हुए कि पार्टी का विलय हुआ है, पार्टी के कैंडिडेट के तौर पे मैं नहीं हूं, लेकिन राहुल जी का, प्रियंका जी का समर्थन मेरे पास है और उनके कहने से मैं मैदान में हूं, मैं निर्दलीय तो लड़ ही सकता हूं। अब आप देखिए कि लालू प्रसाद यादव को जो सीट बहुत साफ दिख रही थी कि यहाँ मेरी स्थिति बहुत मजबूत है, पप्पू यादव ने ज़मीन उतनी ही कमज़ोर कर दी। जिस पप्पू यादव की हवाइयाँ लालू प्रसाद यादव की चाल से उड़ने लगी थीं, उसी पप्पू यादव ने लालू प्रसाद की नींद उड़ा दी है। तो अब ये तस्वीर जो है सिर्फ इसलिए है कि राजनीति में बार बार एक चाल के बाद हो सकता है कि अभी आपकी जीत लग रही है, आप जीते हुए से दिख रहे हैं, लेकिन सामने वाला जो अपनी पलट चाल चलता है तो आपके लिए बाजी हाथ से निकल सकती है, यह भी संभव है। और पूर्णिया में पप्पू ने लालू यादव के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है और आप यूं कहिए कि एनडीए के उम्मीदवार के लिए रास्ता आसान कर दिया है। ये एक तस्वीर है। अब मैं दूसरी तस्वीर आपको दिखाता हूँ, क्योंकि तस्वीरों के ज़रिए आपको चलना है। तो ये जो तस्वीर रही है, उसके बाद एक तस्वीर ये है, यह भी एक जंग है आईपीएल की। और कभी कभार क्या होता है कि जिस आदमी को लेकर के आपको बहुत अफसोस होता है कि अरे हमने कहाँ से इसको उठा लिया यार, हमने कहाँ से इसको दांव दे दिया, हमने कहाँ से जिम्मेदारी दे दी, हमने कहाँ से इस पर यकीन कर लिया। और वो अफसोस जो है कभी कभार इतनी खुशी में तब्दील होता है, बदल जाता है कि आपको लगता है कि जो मैं उस समय सोच रहा था, अफसोस कर रहा था, या उसको मेरे करने से बहुत बुरा लगा था, ये बड़ा ख़राब हुआ। ये तो बड़ा काम का है, धुरंधर है। ये शशांक सिंह है। शशांक सिंह को जब पंजाब के मैनेजमेंट के लोग खरीद रहे थे, बोली चल रही थी, तो इनको उन लोगों ने खरीदा। लेकिन बाद में लगा कि अरे यार ये गलती हो गई, 32 साल का आदमी है, 19 साल का लड़का मिल रहा है अपने को, और इससे बेहतर तो वो है। तो उन लोगों ने कहा कि हम चेंज करना चाहते हैं। तो फिर आईपीएल ने कहा कि चेंज नहीं कर सकते, अब तो हथौड़ा गिर गया है। तो 20 लाख में आपने खरीदा शशांक को, अब शशांक को आपको रखना पड़ेगा, अब आप चेंज नहीं कर सकते। सोचिए कि उस आदमी को उस समय कितना बुरा लगा होगा कि मेरे नाम पर मेरी बोली लगी और मुझे एक टीम अपने हिस्से में लेकर के और बदलना चाहती है, बाहर करना चाहती है, मजबूरी में रख रही है। और मजबूरी में रखे हुए इस खिलाड़ी ने अपने भीतर जो आग थी कि मेरे बारे में ऐसा सोचा गया, मुझे निकालने तक की तैयारी थी, मैंने इसको क्यों खरीद लिया, इस तरह का अफसोस था, यह जो है मैं साबित करूंगा। मैं बताऊंगा कि मैं शशांक सिंह कौन हूं। और गुजरात के खिलाफ नरेंद्र मोदी स्टेडियम जब मैच चल रहा था, 29 गेंदों पर 61-62 रन स्कोर करने वाला और पंजाब को जीत दिलाने वाला यही आदमी है शशांक सिंह, जिस पर टीम मैनेजमेंट को उसमें अफसोस हो रहा था कि मैंने इसको क्यों ले लिया। कल स्टार था ये आदमी, इसको हाथों हाथ उठाया गया था। और ये होता है जब आप अपने भीतर अपनी काबिलियत पर यकीन करते हैं और ज़िंदगी में जो चोटें आपको मिलती हैं उन चोटों से आप सबक लेते हैं। जो लोग आपके खिलाफ बोलते रहते हैं, आपकी बुराइयां करते रहते हैं, उन लोगों को सुनने के बाद आप अपने आप को तराशते हैं, निखारते हैं, उस आग को अपने भीतर अपने को बेहतर करने के लिए रखते हैं। और ये शशांक सिंह ने करके दिखाया, इसलिए तस्वीर अपने आप में खबर है। अब आपको मैं तीसरी तस्वीर की तरफ लेकर चलना चाहता हूँ। तीसरी तस्वीर अपने आप में एक बड़ी खबर है, और ये जो बैंडेड है
घाव जब हो जाता है तो हम अक्सर बैंडेड लगा देते हैं और लगा करके हम समझते हैं कि सूख जाएगा, ये अच्छा हो जाएगा, हो जाता भी है। पानी भी गिर जाता है, कोई बात नहीं है, वाटर प्रूफ होता है, और जब घाव सूख जाता है तो हम हटा देते हैं। लेकिन ये बैंडेड कैंसर पैदा कर सकता है। अमेरिका के रिसर्च में ये बात सामने आई है कि बैंडेड जो है, जब हम घाव पर डालते हैं तो उसमें एक केमिकल होता है, उस केमिकल की कोई ज़रूरत नहीं होती है, उसको फॉरएवर केमिकल्स कहते हैं। वो सिर्फ इसलिए होता है कि वाटर प्रूफिंग जो होती है वो हो जाए, घाव अंदर सूखता रहे। मगर डॉक्टर्स कहते हैं, रिसर्चर्स कहते हैं कि उस केमिकल की कोई ज़रूरत नहीं है। बैंडेड डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में होता है, जो कि यहाँ कुछ कटता है उसके बाद हम लगाते हैं, उसके बाद हम छोड़े रखते हैं, तो उस कांटेक्ट में रहने के चलते वो जो केमिकल अंदर जाता है धीरे धीरे वो ब्लड के लिए कैंसरस हो सकता है। इसलिए सलाह ये दी गई है कि वो जो फॉरएवर केमिकल्स हैं उनको आप बैंडेड से निकालिए। अगर बैंडेड से इनको नहीं निकाला जाता है तो बच्चों के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर घाव सुखाने के लिए बैंडेड डालना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी उस समय कमज़ोर होती है और ब्लड के भीतर वो केमिकल जो जाता है वो केमिकल कैंसरस हो सकता है। इसलिए बैंडेड की जगह पे अगर आप कुछ और लगा लेते हैं, अपने यहाँ देसी है, आप क्यों सोचते हैं वो हल्दी लगा चूने का होता है, देसी जुगाड़ है, छोटा मोटा कट जाए तो, अगर लोहे से कटा हुआ है तो फिर हम इंजेक्शन लेते हैं कि टेटनस ना हो जाए। लेकिन बैंडेड अगर इस्तेमाल भी करना है तो इस बात का ध्यान रखिए कि फॉरएवर केमिकल वाला बैंडेड ना हो, लेकिन अभी तो है, इसलिए इसके बगैर कोई दूसरा विकल्प बनता है तो हम लोगों को वो अपनाना चाहिए, क्योंकि रिसर्च कहता है कि फॉरएवर केमिकल्स के बगैर ही बैंडेड को बनाया जाना चाहिए और उसी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अब अगली तस्वीर, क्योंकि तस्वीरें जो होती हैं वही खबर देती हैं, और ये भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की है। एस जयशंकर इन चर्चा में है। कच्चा थीवू का मामला हो तो चीन को लेकर के भारत की सरकार जो पहले रही जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में, उसने कैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चीन को जगह दे दी और भारत को पीछे कर दिया, जबकि भारत के पास मौका था उस समय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाने का। नेहरू जी ने कहा कि नहीं, चीन फर्स्ट। तो चीन फर्स्ट जो नेहरू जी की पॉलिसी थी उसके खिलाफ बोल रहे हैं। कच्चा थीवू इंदिरा जी ने जो आइलैंड रामेश्वरम के नीचे है 30 किलोमीटर दूर, उसको श्रीलंका को दे दिया, उसके खिलाफ बोल रहे हैं। और अब जो ताज़ा बयान है वो द गार्डियन की उस रिपोर्ट के खिलाफ है, जो रिपोर्ट कहते कि हिंदुस्तान दुनिया के तमाम देशों में अपने एजेंट्स के ज़रिए, एजेंट रॉक एजेंट्स जो हमारे जासूस होते हैं, हत्याएं करवा रहा है। हिंदुस्तान अलग अलग देशों में अपने दुश्मनों को तलाश कर उनकी पहचान करके उनको मार रहा है, वो कनाडा में हो, वो पाकिस्तान में हो या दुनिया के दूसरे देशों में हो। पिछले कुछ महीनों में कनाडा में और पाकिस्तान में खालिस्तान से जुड़े आतंकवादियों की, या फिर पाकिस्तान में जैश और लश्कर से जुड़े आतंकवादियों की या दूसरे संगठनों से जुड़े आतंकवादियों की जो हत्याएं हुई, उसको गार्डियन की रिपोर्ट कहती है कि रॉक एजेंट्स ने करवाया। और हिंदुस्तान दरअसल उस नक्शे पर चल रहा है, उस नक्शे कदम पर चल रहा है जो मुसाद और केजीबी का है। आप जानते हैं कि मुसाद इजराइल की खुफिया एजेंसी है, बहुत ही खतरनाक एजेंसी मानी जाती है, और उसने अपने कई ऑपरेशन दुनिया के दूसरे देशों में जाकर के किए, क्योंकि उन लोगों ने इजरायलियों को या इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन चलाए थे, नुकसान पहुंचाया था। केजीबी भी कमोबेश इसी रास्ते पर काम करती है, जो रूस की खुफिया एजेंसी है। कभी रूस के जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं वो केजीबी के एजेंट हुआ करते थे। तो भारत की जो खुफिया एजेंसी है रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, उसके एजेंट्स दुनिया में जाकर के भारत के, हिंदुस्तान के दुश्मनों को, आतंकवादियों को, हिंदुस्तान के खिलाफ काम करने वाली ताकतों को ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन जयशंकर ने कहा कि क्या बात करते हैं, सरासर गलत, बेबुनियाद हिंदुस्तान पर ये इल्ज़ाम है, ये हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। हिंदुस्तान की नीति में दूसरे देशों में जाकर के किसी को मारने की बात शामिल ही नहीं है। इसलिए हिंदुस्तान के नाम पर यह जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है या यह जो रिपोर्ट छापी जा रही है, ये सरासर गलत है।
कई देशों में जो हत्याएं हुई, उन हत्याओं को लेकर के हिंदुस्तान को सवालों के घेरे में खड़ा किया जाता रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कनाडा के प्रधानमंत्री ने भी खड़ा होकर के संसद में कहा था कि कनाडा में जो हत्या हो रही है वो हिंदुस्तान के एजेंट्स कर रहे हैं, और ये रिपोर्ट दरअसल जो ऑपरेटिव्स हैं उनसे बातचीत के आधार पर छपी है। यानी कि जो एजेंट्स हैं, ऑपरेशन में लगे रहते हैं, उन एजेंट्स के संपर्क करके और उनसे बातचीत करके ये रिपोर्ट छापी गई है। ये द गार्डियन का दावा है, और हिंदुस्तान की सरकार कहती है कि यह रिपोर्ट, यह दावा, इस तरह की बातें ढकोसला है, बेबुनियाद है, हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। यह कहीं से भी सच नहीं है। हिंदुस्तान की पॉलिसी का हिस्सा ही नहीं है दूसरे देशों में जाकर के किसी को मारना। इसलिए एस जयशंकर इन दिनों सुर्खियों में हैं, और हिंदुस्तान के बेहतरीन विदेश मंत्रियों में इनकी गिनती होगी। इतिहास में जब समय हिंदुस्तान के फॉरेन अफेयर्स की देखरेख और जिम्मेदारी संभालने वाले लोगों को नापेगा, तौलेगा, उनका आकलन करेगा, तो एस जयशंकर की जगह बहुत आगे और बहुत ऊंची मिलेगी। अब आपको मैं अगली तस्वीर दिखाता हूं। तस्वीरों के जरिए खबरों को ले चलना, खबरों को आप तक ले आना आसान रहता है। ये वीडियो शायद आपको साफ साफ नहीं दिखे, लेकिन ये पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री की हाल की रैली का वीडियो है। इसमें कुछ बच्चों ने स्केच भेजा, भारत माता का स्केच है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना स्केच है, और भाषण चल रहा है मंच से। प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठे हुए हैं, लेकिन बिना बोले भी वो हजारों की भीड़ जो सामने है उससे संवाद चल रहा है, और कभी कभी संप्रेषण का यह जरिया होता है बहुत मजबूत। नरेंद्र मोदी लोगों से अपने आप को जोड़ने और लोगों तक अपने आप को पहुंचाने के लिए जिन रास्तों को अख्तियार करते हैं वो बड़े प्रभावी और मजबूत होते हैं, और यह वीडियो भी उसी का एक सबूत है कि बैठे हुए हैं, स्केच लिया, स्केच लेकर के जिसने बना रखा है उसको बता रहे हैं कि बहुत बढ़िया बनाए हो, इस पर मैं ऑटोग्राफ करके देता हूँ, भेजता हूँ तुम तक। एक स्केच आता है, उसके बारे में कहते हैं, दूसरा आता है, उसके बारे में कहते हैं, और सामने एक नेता जो है वो रैली को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन वहाँ जो लोग नरेंद्र मोदी को देखने के लिए आए हैं, उनको वो अपना हीरो मानते हैं, नायक मानते हैं, उन लोगों के साथ नरेंद्र मोदी का एक संवाद चल रहा है, बिना बोले ही वो संवाद चल रहा है। और ये लोकप्रियता उनकी जो है, यही मोदी यूएसपी है जिसका फ़ायदा एनडीए और बीजेपी को मिलता है। और उनकी जीत में अगर कोई सबसे बड़ा फैक्टर काम करता है तो मोदी फैक्टर काम करता है। और नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 वर्षों में अपनी सरकार के कामकाज से और अपने ज़रिए एक अलग तरह की इमेज गढ़ी है, प्रधानमंत्री की भी और सरकार की डिलीवरी की भी। लोगों के बीच में उन्होंने जो अपनी इमेज तैयार की, भरोसे वाली, संकल्प के साथ चलने वाली, देश को ताकतवर बनाने और उसको आगे ले जाने वाली, उन सबों ने मिलकर के नरेंद्र मोदी को गढ़ा है। और यह जो संवाद चलता है बिना कुछ कहे, इस संवाद के भी अपने मायने होते हैं। तो कल से जब मैं आऊँगा तो इन तस्वीरों के ज़रिए ही खबरों का एक सफ़र हम तय करेंगे रोज़ाना। जैसे आज 6 तस्वीरें थीं, इन तस्वीरों ने अपने साथ खबर रखी थी, और उन खबरों को जोड़ करके हमने एक सफ़र पूरा किया। कल के सफ़र पर चलने से पहले नमस्कार।